अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हमारा टॉपिक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टडी करना है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में स्टडी करना है। अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में या एनर्जीज़ के बारे में स्टडी करना हो क्वांटम लेवल पे, तो तब हम जो डेरिवेशन अप्लाई करते हैं वो रिजिड रोटेटर की करते हैं। लेकिन अगर हमने वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड करनी हो और एनर्जी लेवल्स के लिहाज से देखना हो कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो किस तरह जो है वो चेंज होती है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक एनर्जी किस तरह चेंज होती है, तो वो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से देखते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर भी वाइब्रेशन की तरह काम करता है, ऑसिलेशन होती है इसमें। ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है एक पॉइंट है उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ जो है एक ही लाइन पे, ये जो एक मीन पॉइंट है फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, तो इस पॉइंट के ऊपर बैक एंड फोर्थ अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम से ये जो डिस्प्लेसमेंट है विद द टाइम जो है ये ऑसिलेशन चेंज होती है। ज़ाहिर बात है, पहले अगर आपने कोई बॉल जो है वो धागे के साथ बांधा हुआ है, किसी चीज़ पे लटकाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस जगह रेस्ट पे पोजीशन पे है, तो शुरू में वो ज़्यादा जो है वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा ज़्यादा तेज़ी के साथ। लेकिन टाइम के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होगी, टाइम के साथ कम या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और टाइम जो है अगर कांस्टेंट है, अगर इस वाइब्रेशन का कोई भी चीज़ जिसकी वाइब्रेशन को आप चेक कर रहे हैं, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की डेफिनेशन है कि अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और टाइम कांस्टेंट है, इट विल बी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्लासिकल जो है वो मॉडल भी लग सकता है और इसका क्वांटम मॉडल भी है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी इसका है। अब इसका क्या मतलब है? क्लासिकल मॉडल तो हम ये जो हम सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं उसके ऊपर अप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। और क्वांटम मॉडल का मतलब ये है कि क्वांटम नंबर पे जो एनर्जी, जो दो एटम जुड़े हैं, बॉन्डेड हैं एक दूसरे से, उनमें जो वाइब्रेशन होगी जब उसका टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर, तो जो एटम जो है वो बॉन्डेड हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो जो वो वाइब्रेशन करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगा सकते हैं। किसके ऊपर? हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर। तो हम इसकी दोनों तरह की डेरिवेशन करेंगे, क्लासिकल मॉडल भी लगाएंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी लगाएंगे। क्लासिकल मॉडल जो है वो मैक्रो लेवल पे ऑसिलेशन को स्टडी करता है और क्वांटम मॉडल जो है वो माइक्रो लेवल पे, एटम के लेवल पे जो वाइब्रेशन होती है एटम की, एटम के साथ बॉन्ड जो उनके दरमियान है उसके साथ जो ऑसिलेशन होती है, उसकी बॉन्ड ऐसे मूव करते हैं, जो ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ मोशन होती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन को हम हार्मोनिक ऑसिलेशन के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इसका क्लासिकल मॉडल करेंगे। क्लासिकल मॉडल जो है वो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल हमने ये एक रेस्ट पोजीशन ले ली है, इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग बांध दी है। ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये एम पॉइंट है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो फोर्स जो है वो अपोजिट, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्प्रिंग को खींच के यहाँ तक ले जाते हैं, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मूव भी वो कहाँ पे करेगा? इधर, इसकी इस साइड पे वो उसकी मोशन होगी, इस साइड पे उसकी फोर्स लग रही है। उसको हमने इस तरह खींचा हुआ है, तो स्प्रिंग आपको पता है अगर इस तरह से खींचा हो तो वो पीछे की तरफ मूव करता है। जब उस फोर्स जो है, जो उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग का मतलब ये होता है कि उसमें स्टोर हो जाती है। जब हम स्प्रिंग को खींच लेते हैं तो फोर्स स्टोर हो जाती है, जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो फोर्स जो है उसको बैक एंड फोर्थ उस पॉइंट पे मूव करने में हेल्प करता है। तो ये ऑसिलेशन ही हो रही है ना, यहाँ तक आप ले गए, फोर्स आपने लगाई, जब आपने उसको छोड़ा तो वो इधर इधर ऐसे उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग इस तरह से मूव करेगा। तो अब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और उसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस KX। ये है फोर्स कांस्टेंट और ये है डिस्प्लेसमेंट। जितना आपने फोर्स लगाई उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट करेगा स्प्रिंग, उतनी ही उसकी डिस्टेंस जो है अपने जो रेस्टिंग पॉइंट है उससे उतना ही वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है,
और के का मतलब है, के को हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्प्रिंग वीक है तो इसकी वैल्यू कम होती है, अगर आपका स्प्रिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और माइनस की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब इसके अलावा इसमें जो वर्क होता है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क का फार्मूला होता है वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस जो है कवर किया है। तो वर्क विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसका ये फार्मूला लिखेंगे। ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ फोर्स एंड इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला आ जाएगा। और अगर हम डेरिवेट कर रहे हैं, मतलब अगर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम चेक कर रहे हैं तो उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला ये माइनस होगा, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो एक तो फार्मूला ये है हमारे पास, और दूसरा फार्मूला ये हमारे पास है कि अगर जो वर्क हम लगा रहे हैं, जितना वर्क हमें वर्क लग रहा है स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाने में, इट इज़ इक्वल टू माइनस फोर्स, जितनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है। अब फोर्स जो है वो तो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है कि जितना उसके ऊपर वर्क लग रहा है उसके लिहाज से उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज होगा। अब ये फार्मूला एक और चीज़ से भी इसको हम कंफर्म करते हैं। ये हमारा ऑलरेडी एक फार्मूला है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्टेंस माइनस इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स का ये फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है मैथ में, उस फिजिक्स में ये फार्मूला है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर चेंज ऑफ डिस्टेंस, माइनस का साइन होता है। तो इस फार्मूले से भी हम इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जाएं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय dx हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इस फार्मूले पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें, dv माइनस एफ dx, अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से लेके x तक है। मतलब 0 डिस्टेंस लेके x डिस्टेंस तक उसने डिस्टेंस तय किया है। डिस्टेंस की भी लिमिट होती है ना कि कहाँ किस पॉइंट से शुरू हुआ, ये किस पॉइंट से शुरू हुआ है, 0 पॉइंट से शुरू होकर x तक किसने किया। तो ये इसकी इंटीग्रेशन की यहाँ पे लिमिट है। अब यहाँ हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको यहाँ भी इस साइड पे भी इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड पे भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो हैं वो साथ साथ आ जाएं और उसकी कोई पावर भी ना हो और नीचे भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना हो रहा, तो ये दोनों जो है ये ख़त्म हो जाते हैं और पीछे सिर्फ v रह जाता है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे इसका वो अकेली वैल्यू है, ये अकेली वैल्यू नहीं है, इसमें यहाँ फोर्स भी है, डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रेशन भी है और लिमिट भी अप्लाई है। और यहाँ पे वो सिंपल वही है, सिर्फ v है, सिर्फ इसी का डेरिवेटिव है, इसी की इंटीग्रेशन है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा मैथ में वो v ही आता है। कोई भी वैल्यू इस तरह से हो, अगर वो अकेली वैल्यू हो, उसकी पावर भी ना हो, उसका डेरिवेटिव हो, साथ ही उसकी इंटीग्रेशन हो, कोई और चीज़ साथ में उसकी ना हो, वो सिंगल वैल्यू हो, तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो v, मतलब जो वो होता है वही आ जाता है। अगर v का हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों लगा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन v ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो वैल्यू जो है वो माइनस kx है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। ये माइनस kx होगा dx और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये मैं कौन सा मॉडल कर रही हूँ? मैं क्लासिकल मॉडल अभी कर रही हूँ। क्लासिकल मॉडल पहले करेंगे, तब उसके बाद क्वांटम मॉडल जो है वो होगा। तो अब ये इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया है, इंटीग्रेशन वैसी की वैसी है, अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, अब इसका जो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले तो इसकी पावर 1 है। सपोज़ अगर किसी को कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। और इंटीग्रेशन में रूल होता है, कोई भी चीज़ जिसका आप इंटीग्रेशन ले रही हैं उसकी जो भी पावर है उसमें +1 होता है, और जो ऊपर जो भी उसकी पावर होती है उसमें +1 होता है, और जो ऊपर हो रहा होता है वही नीचे भी डिवाइड होता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है। अगर आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, अगर किसी वैल्यू x की कर रहे हैं, साथ में उसका डेरिवेटिव है इस तरह से करके, तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा
अगर इस तरह से कोई वैल्यू है x है और उसका डेरिवेटिव है और उसकी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो उसकी पावर कोई नहीं है, तो उसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो वो कैसे सॉल्व होगा, 1 + 1 और वही चीज़ नीचे आ जाएगी 1 + 1 और ये आ जाएगा x2/2, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी x है, k बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते, ये आ जाएगा k, इस तरह से आ जाएगा। और अंदर सेम वैल्यू ये वाली है, अंदर वैल्यू है x0, ये लिमिट है, ये हम बाद में अप्लाई करेंगे। अंदर आ जाता है x dx। तो सेम ये जो मैंने सॉल्व किया है कि अगर इस तरह से x हो, उसका डेरिवेटिव हो, तो उसकी जो पावर अगर ना हो तो वो 1 होती है, तो 1 + 1 और नीचे भी उसका 1 + 1 हो जाएगा डिवाइड होके, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये वाला सोल्यूशन उसका आ जाएगा x2/2। और डेरिवेशन जो आपकी डेरिवेशन आप डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें आप माइनस करते हैं, जो भी पावर हो उसमें से माइनस कर देते हैं, और जो आप इंटीग्रेशन करते हैं उसकी जो भी पावर होती है उसमें +1 कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में -1 और इंटीग्रेशन में +1, जो भी पावर हो। तो इसका सोल्यूशन आएगा कि क्या सोल्यूशन आया इसका, x2 1/2 जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर लिख लें। दोबारा कर देती हूँ आपको कि इसका सोल्यूशन आएगा x2/2। तो ये उसके बाद जो लिमिट थी वो यहाँ अप्लाई कर देंगे, x और 0। तो ऑफ कोर्स जो लिमिट है वो जो भी अंदर वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, उसमें आप लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं करते। कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू 1 2 3 4 उसमें नहीं करेंगे, उसको आप बाहर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 k और अंदर x2 x और 0। अब इसकी जगह x की जगह x भी लिखेंगे, -0 भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह x लिखेंगे तो वही आ जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उसकी जगह आपने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, जो लिमिट में होती है। तो यहाँ फॉर्चुनेटली जो वैल्यू वो खुद है वही उसकी लिमिट है, तो हम x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब 0 की वैल्यू x की जगह लिखनी है, पहले x की जगह x की वैल्यू लिखी, अब 0 का स्क्वायर। एक दफ़ा x लिखना है जो ऊपर x की वैल्यू, एक दफ़ा 0 की वैल्यू, दरमियान में माइनस, ये रूल होता है। तो पीछे आंसर आ जाएगा आपका ½ kx की स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ तक आपका ये सॉल्व हुआ है, ये फार्मूला आगे जाके आपका यूज़ होगा। अब आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग जो है फोर्स = ma होती है। अब आपने रिलेट करना है इस वाली फोर्स को अपना जो आपने उस हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली जो फोर्स थी उसके साथ। ये आपने दो फार्मूले, ये फार्मूला आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये वाला फार्मूले के साथ आपने इसको रिलेट करना है। ये फार्मूला है कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाए उतना ही एक्शन का रिएक्शन होता है। नहीं, ये वो वाला फार्मूला नहीं है, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले फार्मूले को आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले फार्मूले के साथ रिलेट करना है। दोनों ही फोर्स हैं इस साइड पे, दोनों इक्वल हैं, इन दोनों साइडों को इक्वल कर दें। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जिसको हम बाद में, जिससे हम सोल्यूशन निकाल सकें। और ये वाली वैल्यू जो है ये भी बाद में यूज़ होगी। अभी फ़िलहाल हमने दोनों फोर्सेस को रिलेट किया तो आया ma = -kx। अब a की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू अगर हम सेकंड डेरिवेटिव के साथ निकालें तो ऑलरेडी फिक्स है, a की वैल्यू है ये a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्टेंस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, आप इसका सिंगल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। वैसे तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम जो है एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा चेंज किया गया है, इसको डबल डेरिवेटिव लिया गया है। डबल डेरिवेटिव इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है वो भी डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में होनी है, उसके बाद उसका सिंगल निकालेंगे। तो हमने ऑलरेडी इसका डबल डेरिवेटिव लेके वैल्यू लिख दी है। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, 2 दफ़ा चेंज, एक्स का 2 बार चेंज विद रिस्पेक्ट टू डबल चेंज ऑफ टाइम। डबल चेंज ऑफ टाइम के साथ जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना डबल चेंज होता है। ठीक है, तो ये इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आप सिंगल चेंज लिखें वही बात है, अगर डबल लिखें फिर भी वही बात होती है। एक दफ़ा किसी चीज़ को चेंज करें या 2 बार करें, इट डजेंट मैटर। लेकिन हमने इसमें डबल डेरिवेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जो आंसर है हमें वो डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में चाहिए। अब एक्सेलरेशन में हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू क्या है, dx की स्क्वायर चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम
माइनस के एक्स। अब यहाँ से हम ये देखें डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आपका आ रहा है। यहाँ से हम m को इस साइड पे ले जाएंगे, ज़ाहिर बात दोनों साइडों पे अगर हम डिवाइड करें तो m जो है वो इधर चला जाएगा, माइनस के एक्स ओवर m। ठीक है, अब अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे, डी एक्स का स्क्वायर डी टी का स्क्वायर माइनस माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, के ओवर m x इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ओके तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब हमने बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में किया है कि ये सिंगल डेरिवेशन है, ये फार्मूला सिंगल डेरिवेशन है, और जो सोल्यूशन हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे वो हम डायरेक्ट अब लिख देंगे, वो इसका सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन है। वो क्या होगा, यहाँ पे x है तो सोल्यूशन भी x की फॉर्म में होगा। अगर यहाँ वेव फंक्शन होता तो सोल्यूशन भी वेव फंक्शन का होता। तो वो सोल्यूशन होगा, जनरल जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन का होगा x इज इक्वल टू a साइन k ओवर m हाफ टी। तो ये इस डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है उसका सिंपल फॉर्म में ये सोल्यूशन है। हमने बाकी भी जितनी डेरिवेशन की हैं उसमें जहाँ जहाँ ये डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन आई है उसका हमने जो सोल्यूशन है वो हमने डायरेक्ट लिखा है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, यही काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। हर इक्वेशन में हमने यही किया है। इट इज़ डबल नहीं सॉरी, इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोल देंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और ये इसका सिंपल फॉर्म, सिंपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ओके, अब हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ऑलरेडी फार्मूला है जो फिज़िक्स में बार बार निकाला जाता है, वो फार्मूला है a साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी t। ये फार्मूला सबको पता है, बार बार सिंपल किसके लिए ये निकाला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। और एक फार्मूला हमने अभी अभी निकाला है, ये जो है ये फिज़िक्स में ऑलरेडी निकाला जाता है, और एक अभी अभी हमने निकाला है। कौन से वाला फार्मूला हमने निकाला है, सॉरी यहाँ एक्स है, ये वाला जो है अभी हमने निकाला है, और ये वाला जो है वो ऑलरेडी फिज़िक्स में बहुत दफ़ा यूज़ किया गया। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले, ये अभी हमने सेकंड डिफरेंशिएशन का सोल्यूशन जो था सिंपल फॉर्म में वो अभी हमने निकाला है, और ये ऑलरेडी फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा जगहों पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज़ हो चुका है, और हमने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे, इस साइड को इस साइड के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये साइड ऑलरेडी इस साइड की इक्वल है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी t, a साइन, ये वाला फार्मूला लिखेंगे k ओवर m हाफ t। अब यहाँ से हम निकालना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम वाइब्रेशनल जो है वो क्वांटम नंबर जो है वो निकालना चाह रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सॉरी, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाह रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन नंबर और क्वांटम नंबर भी हम निकालेंगे, लेकिन हम वो जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तब निकालेंगे। अभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम क्लासिकल मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ये वाला है, इसको यहाँ रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू उठा के इस साइड पर ले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी यही रहने देंगे, ए साइन, ये वाला भी ए साइन इधर आ जाएगा, ए साइन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, k ओवर m हाफ
टी, यहाँ से और अभी हमने ए साइन ही लाया है, और क्या चीज़ें आ सकती है, 2 पाई और टी भी आएगा, 2 पाई टी, ए साइन 2 पाई टी, ए साइन 2 पाई टी नीचे आ गया, ए साइन ऊपर के ए साइन से कट जाएगा, टी टी के साथ कट जाएगा, पीछे जो आपका फार्मूला होगा वो होगा 1/2 पाई, ये वाला 2 पाई, और पीछे रह जाएगा k/m का हाफ। इसको ऐसे लिख लें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई k/m, और उसका हम ले लेंगे अंडर रूट ले लें या ऐसे लिख लें। तो इन दोनों को रिलेट करके यहाँ से हमने क्या निकाली, यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो हमारा वो मूव कर रहा है, जो स्प्रिंग मूव कर रहा है, या फिर पेंडुलम हमने यूज़ किया या वो मूव कर रहा है। यहाँ हम स्प्रिंग की एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्लासिकल मॉडल से आपकी ये वाली वैल्यू आई। अब आप इसको फ्रिक्वेंसी से वेव नंबर भी कर सकते हैं। किस तरह से? आपको पता है जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, c/वेव लेंथ, वेव नंबर ओवर c। तो अगर आपने फ्रिक्वेंसी की जगह वेव नंबर की वैल्यू लिखनी है तो आपको ये वाली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर और ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रिक्वेंसी की जगह वेव नंबर, तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात है आप वेव नंबर निकाल रहे हैं तो दोनों साइडों पे इसको डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा और पीछे आ जाएगा वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1/2 पाई c k/m। तो ये है आपका क्लासिकल मॉडल से आपका जो आपने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये वैल्यू आपकी अगली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी यूज़ होगी, ये आपने याद रखनी है। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़। तो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का।